हैं कि शायद धीरे धीरे जाके बागोर के लोगों ने एग्रीकल्चर करने शुरू कर दी होगी। एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन के बारे में भी पता चलता है कि ये लोग पशुपालन भी करते होंगे, पर इसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं। शुरुआत का जो भी मनुष्य था वो पशुपालक था, पशुपालन नहीं किया करता था। पर बागोर से ये भी पता चलता है कि शायद थोड़े दिनों बाद में धीरे धीरे ये लोग खेती भी सीख रहे थे, कुछ अपने लिए खाने जैसा कुछ ना कुछ उगा ही रहे होंगे। एक बड़ी जोरदार सी चीज, यहां से एक सुई मिली है तांबे की, कॉपर की, बाकायदा छेद वाली सुई, जिसमें पीछे छेद हो, इसे धागा डाला जा सकता है उसके अंदर, वो छेद वाली सुई प्राप्त होती है। तो बागोर याद रखना। तो बागोर अपने सबसे प्राचीन कोई सभ्यताओं के अंदर कोई जगह मिलती है अपने को, तो बागोर मिलती है, जो भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे है, जहां से हमें लघु पाषाण उपकरण प्राप्त होते हैं, कृषि और पशुपालन के एविडेंस मिलते हैं, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के। हमें यहाँ से एक छेद वाली सुई मिली है जो कि तांबे की बनी हुई है, वैसी एक सुई और मिलती है। इसका एक्सकेवेशन किसने किया? इसके जो एक्सकेवेटर थे उनका नाम था वीएन मिश्र, वीरेंद्र नाथ मिश्र नाम करके एक बंदे थे, उन्होंने इसका एक्सकेवेशन किया, उत्खनन। उत्खनन मतलब खुदाई, कि भाई इसके बारे में अपने को बताता कौन है। तो 1967 से लेके 70 तक, 1967 से लेके 70 के बीच में वीरेंद्र नाथ मिश्र जो हुआ करते थे, वो यहाँ पर अपने बागोर का उत्खनन करते हैं और वो ये बताते हैं कि साहब यहाँ से आपकी खूब सारी ऐसी ऐसी बातें मिली, ऐसी ऐसी आपकी चीजें मिली। अब आगे बढ़े हम। पाषाण काल का एक और बड़ा सेंटर जो अपने को मिला वो मिला तिलवाड़ा, बाड़मेर के अंदर जगह पड़ती, वापस नदियों के किनारे, लूनी नदी के किनारे। वो सेम वीएन मिश्र यहां पर भी अपने खुदाई करके गए, वही लघु पाषाण उपकरण यहां से भी मिले हैं। माइक्रोलिथ जो है वो यहां से भी प्राप्त होते हैं। लघु पाषाण उपकरण, हमें उपकरण मतलब छोटे छोटे हथियार टाइप के, लघु मतलब छोटे, पाषाण मतलब पत्थर, पत्थर के छोटे छोटे से हथियार मिलते हैं अपने पास, वही पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। एक अलग सी बात, अग्निकुंड मिले यहां पे, फायर अल्टार्स, अग्निकुंड के एविडेंस प्राप्त होते हैं, फायर अल्टार्स मिलते हैं अपने को यहाँ पे। चौरी नहीं होती अपने शादी के टाइम में जो चौरी बनाई जाती है, यज्ञ वेदिका का दो आप, तो वैसे अग्निकुंड जैसे कुछ मिलते हैं यहाँ पे। इसका मतलब मनुष्य के शुरुआती दिनों से उसके जीवन में कहीं ना कहीं धार्मिक चीजों का महत्व तो था, यज्ञ वगैरह करता होगा, क्यों करता होगा? तो भगवान को राजी करने के लिए करता होगा, तो यहाँ से ये चीज मिलती। तो दो बड़े सेंटर मिले अपने को पाषाण काल के अपने राजस्थान में, एक तो बागोर मिला, एक तिलवाड़ा मिला है। बागोर भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे, तिलवाड़ा जो है बाड़मेर में लूनी नदी के किनारे। दोनों जगह पे वीरेंद्र नाथ मिश्र उत्खनन करते हैं, दोनों जगह से हमें पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, दोनों जगह से हमें लघु उपकरण प्राप्त होते हैं। थोड़ा सा वो याद रखना कि आपको बागोर से एक तांबे की छेद वाली सुई भी प्राप्त हुई है, और वहां से आपको कृषि के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं, इधर से आपको अग्निकुंड के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। कुछ और अन्य साइट, ये दो बड़ी साइट जिनके बारे में आपने याद रखना। कुछ और चीजें, नागौर से दो जगह है, जायल और डीडवाना, ये भी दो पाषाण काल की जगह है, दोनों नागौर में। अजमेर में एक जगह बूढ़ा पुष्कर, ये भी यहां से प्राप्त हुई है। तो ये थोड़ी सी बातें और याद रख लेना। तो पाषाण काल के 5 साइट याद रखना, सिंपल अपने सीधे, बागोर, तिलवाड़ा, जायल, डीडवाना और बूढ़ा पुष्कर। बागोर और तिलवाड़ा के बारे में दो दो चार चार बातें हैं जो याद करके रखना आपने। हो सकता है वो आपसे प्री में पूछ ले, मेंस के अंदर आपसे कुछ शब्द लिखवा ले, तो ये सब लिखने के लिए अपने पास में होने चाहिए। ये वीएन मिश्र है जिन्होंने आपके दोनों जगह बागोर का उत्खनन किया था और तिलवाड़ा का उत्खनन किया था। तो वीएन मिश्र आप देख सकते हैं भाई, तो इनके बारे में देख लेना आप थोड़ा सा। इसके बाद कालीबंगा, कालीबंगा की बात करते हैं अपने। तो मैं वापस, जब मैंने शुरुआत में अभी आपको बताया था, तो मैंने कहा पाषाण काल के बाद अपने को भारत में एक बड़ी सभ्यता दिखाई देती है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता है। आप देखिए, एक और बड़ी चीज बताऊं आपको, अंग्रेज जब तक हमारे देश के अंदर नहीं आए थे, तब तक हम ये मानते थे कि हमारे इतिहास का सबसे प्राचीन सोर्स जो है, जो एंशिएंट सोर्स जो है, वो हमारा एक ग्रंथ है ऋग्वेद, कि ऋग्वेद जो है वो हमारे इतिहास का सबसे एंशिएंट सोर्स है। उससे पहले हमें हमारे इतिहास के बारे में जानकारी नहीं थी। ऋग्वेद का जो टाइम पीरियड बताया जाता है वो टाइम पीरियड है 1500 BC।
इसलिए भारत का जो इतिहास था वो 1500 बीसी के आसपास का इतिहास हुआ करता था। 1500 बीसी में अपने कहते भाई इसके पहले वाले हमें नहीं पता, इसके बाद वाली चीजें पता है, ऋग्वेद के बाद वाली चीजें पता थी। अब हुआ क्या, यहाँ पे गोरे आए तो गोरों में एक आदमी था यहाँ पे, अलेक्जेंडर कनिंघम नाम करके एक बंदा था, पुरातत्व का बड़ा शौकीन जीवड़ा था, इधर उधर जाता। वो जब भी कोई गांव देखता उसे पता नहीं क्यों गट फीलिंग आती है यहाँ पे कि यार यहाँ पुराने टाइम में कुछ ना कुछ रहा होगा, ये जो देश है ये यार प्राचीन सभ्यताओं का केंद्र रहा है, ये नहीं हो सकता कि यार इस देश की हिस्ट्री ये 1500 के आसपास से 1500 बीसी के आसपास से शुरू होती हो, पहले भी यहां पर कुछ ना कुछ रहा होगा। फिर वो अलेक्जेंडर कनिंघम था, भगवान बुद्ध में बहुत रुचि रखने लग गया था, और इसका रीजन था, हुआ क्या कि जब गोरे इंडिया में आए थे उससे पहले तक वो दो धर्मों के बारे में ज्यादा जानते थे, खुद ईसाई थे, या तो यहूदियों के बारे में और जानते थे या मुसलमानों के बारे में जानते थे, इस्लाम के बारे में जानते थे। जब वो इंडिया आए तो उन्हें कई नए नए प्रकार के धर्म मिले, हिंदू धर्म के बारे में जाना, बौद्ध धर्म के बारे में जाना, जैनों के बारे में, सिखों के बारे में। हालांकि हम कहते हैं कि भाई बौद्ध जैन और सिख अलग है ही नहीं, हिंदुओं के पंथ ही है, पर उन्हें यह बात भी यहां पर आकर पता चली। अलेक्जेंडर कनिंघम को बौद्ध में बड़ा मजा आया, और उसे लगा यार दुनिया में कोई धर्म जो अपना मूल स्थान छोड़कर बाहर फैले हो तो दो बड़े धर्म है, ईसाई और इस्लाम। ईसाइयों का खूब देशों में परचम है, इस्लाम खूब देशों में फला फूला। यदि आप कारण ढूंढने जाओगे कि इन दो धर्मों के पीछे क्या कारण थे, तो इन दो धर्मों के पीछे बड़े कारण इनके राजा थे कि ईसाई और इस्लाम धर्म में जो भी राजा हुए, उन राजाओं ने अलग अलग क्षेत्रों पर आक्रमण किए, आक्रमण करके वहां की पूरी पब्लिक को धर्मांतरित कर दिया, कन्वर्जन किया, उसे दूसरे धर्म में लेकर आए। एक बड़ा रीजन ये है। दूसरे रीजन भी है कि शिक्षाओं से प्रभावित होकर कुछ संतों द्वारा, लोगों द्वारा, प्रचार द्वारा ये भी किया होगा, पर एक बड़ा रीजन इतने बड़े क्षेत्र में फैलने का कारण राजा रहे, तलवार के दम पर विस्तार किया गया। एक तीसरा धर्म जो अपने मूल स्थान को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में फैला है तो वो बौद्ध है। भारत से शुरू हुआ धर्म चाइना में, जापान में, कोरिया में, ताइवान में, हांगकांग में, बर्मा में, श्रीलंका में, नीचे वाला पूरा जो आपका नॉर्थ ईस्ट है, सॉरी साउथ ईस्ट है अपना, जो दक्षिणी पूर्वी एशिया है, इसमें पूरे के अंदर फैला हुआ। अंग्रेजों ने कहा अच्छा, तो जैसे ईसाइयों वाला और इस्लाम वाला जो धर्म है ये राजाओं द्वारा फैलाया गया, तलवार के दम पर फैलाया गया, क्या बौद्धों ने भी इसे तलवार के दम पर धर्म फैलाया? लोगों का दिमाग खराब है। वो बंदा तो ये था जो कह के गया था अहिंसा परमो धर्म है, उसका तो सिद्धांत ही ये था कि युद्ध बंद करो और अहिंसा का पालन करो। हम तो आज दिन तक कहते हैं कि भारत वह सभ्यता है जिसने दुनिया को युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध दिया है। ऐसा काम नहीं करता था हमारे बड़ा आदमी। तो साहब बुद्ध के अनुयायी इतने कैसे बन गए, फॉलोवर इतने कैसे बन गए, इतने कैसे लोग मानने लग गए? उसकी शिक्षाओं को पढ़ गए, उसने कुछ बातें बताई, लोगों को समझ में आई, लोग इंप्रेस हुए, लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया उसको। कनिंघम को लगा यार ऐसे कैसे हो सकता है, और मतलब लोग शिक्षाओं को पढ़ के भी फॉलो कर सकते हैं उसको। अब कनिंघम ने बुद्ध भगवान के बारे में जहां जहां से उसे जानकारी मिल सकती थी जुटानी शुरू की। जो जो इलाके बुद्ध से संबंधित थे उनका उसने उत्खनन वगैरह करना शुरू किया, दौरा करना शुरू किया। पर उसके साथ में लफड़ा दूसरा, उसे कोई चीज मिलती वो कहता ये भगवान बुद्ध से संबंधित है। कहीं से कोई माला मिल गई उसको, गले में जो मालाएं पहनते हैं किसी जगह से, और वो लिखता है कि प्राचीन समय में बौद्ध धर्म के लोग थे वो मालाएं पहनते थे इस प्रकार की। अब वो बौद्धों की थी नहीं थी, पर उसके दिमाग में कहीं ना कहीं एक बात थी। पर फिर भी हम कहते हैं कि भारत में पुरातत्व का यदि कोई जनक है, फादर ऑफ आर्कियोलॉजी है यदि कोई, तो अलेक्जेंडर कनिंघम है, बेचारा वही करके गया था सबसे पहले। धीरे धीरे जब रेलवे आया भारत के अंदर तो पाकिस्तान में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। लाहौर से मुल्तान के बीच में रेलवे लाइन बिछा रहे थे। दो इंजीनियर भाई थे, जॉन ब्रेंटन और विलियम ब्रेंटन, ब्रेंटन बंधु थे। जब रेलवे लाइन बिछा रहे थे तब उन्होंने जो स्थानीय मजदूर थे, लोकल जो लेबर थे, उसको कहा क्या इस रेलवे लाइन के लिए हमें ईंटों की आवश्यकता है, ईंटें कहां मिल सकती है? मजदूरों ने कहा ले
कितनी सिंपल सी बात की। ईंटें खूब पड़ी है, कहाँ पे? तो ये थोड़ा सा आपने जो है, इससे थोड़ा सा आगे गांव है, मिट्टी का टीला है, मिट्टी का टीले को हटाओ तो नीचे ईंटे ईंटे। ऐसे कहां से ईंटे आई? कब हमें तो नहीं पता, आपको पुराने टाइम की पड़ी है ईंटे। तो उन्होंने कहा यार फिर वो काम की नहीं होगी, बुरबुरा गई होगी। उनका दिमाग खराब है, तू माथा फोड़ ले तो नहीं टूटे हो। इतनी पक्की ईंटे हैं। इंजीनियर बंधुओं ने वहां से खूब सारी ईंटें मंगवा ली, ईंटें मंगवा के वहां से रेलवे लाइन बिछा दी। पता भी नहीं लगाया वो ईंटें कहां से ला रहे हैं, कहां से नहीं ला रहे। हालांकि उन्होंने रिपोर्ट भेजी जब ऊपर, तो उन्होंने लिखा कि हम एक ऐसी जगह से ईंटें प्राप्त कर रहे हैं जो पुरानी ईंटें हैं। अंग्रेजों ने फिर कोई ध्यान नहीं दिया। भारत का सौभाग्य था कि भारत में एक महानतम गवर्नर जनरल है, लॉर्ड कर्जन। और कर्जन ने आर्कियोलॉजी का डिपार्टमेंट ही बना दिया। इससे पहले तक डिपार्टमेंट रेगुलर काम नहीं कर रहा था, उसको फंड नहीं मिल रहा था। अब आर्कियोलॉजी का एक रेगुलर डिपार्टमेंट बनाया, पुरातत्व विभाग बनाया। भारत का और बड़ा सौभाग्य कि उस विभाग में काम करने के लिए एक बेहतरीन बंदा है। उसका जो डायरेक्टर बन गया, उसका नाम था जॉन मार्शल। जॉन मार्शल नाम करके एक बंदा आया वहां। जॉन मार्शल ने पुरातत्व को बढ़ावा देना शुरू किया। उसने पुरानी रिपोर्ट वगैरह देखी, उसको पता चला कि यार फलानी जगह से ईंटें मिली थी। उसने उस जगह पे दयाराम साहनी नाम के एक बंदे को भेजा कि यार देखो यार जाके ईंटें कैसे क्या मिली। और जब दयाराम साहनी ने जाके उस मिट्टी के टीले को ढंग से हटाना शुरू किया, अचरज से आंखें फट गई। 5 किलोमीटर में फैला हुआ एक शहर, पक्की ईंटों से बने हुए मकान, समकोण पर काटती हुई सड़कें, सब मकानों के अंदर रसोई बनी हुई, स्नान घर बने हुए, कुएं बने हुए, प्रशासनिक भवन अलग, साधारण लोगों के रहने के लिए भवन अलग। उसे लगा ये क्या है, ऐसा कैसे हो सकता है? इतना पुराना शहर, और कैसे प्राप्त हो सकता है जिसमें इतना सब कुछ सुव्यवस्थित हो? तब तक गोरे मानते थे कि ईसा मसीह के बाद में सभ्यता का विकास हुआ, उससे पहले तो कुछ था ही नहीं।
ईसा ने सब कुछ बताया। पता चला साहब ये तो बहुत पुराना है। इसका यदि पता लगाया जाए, इसको आप कार्बन डेटिंग से इसकी यदि पता लगाओगे उम्र, तो ठेठ जाके कोई 4500 BC के आसपास में ठहरता है। एग्जैक्टली शुरुआत में यहां कहां रहा होगा। भले नगर बनना या शहर बनना साढ़े 2200 BC के आसपास शुरू हुआ होगा, पर उससे पहले लोग तो रहते होंगे। उनको लगा एक ही कोई ऐसा ढांचा होगा। 1921 में दयाराम साहनी को वह जगह मिली थी जिस जगह का नाम था हड़प्पा। अगले ही साल राखालदास बनर्जी एक बौद्ध स्तूप की खुदाई कर रहे थे और देखते हैं कि वैसा का वैसा एक और प्यारा, उतना ही सुंदर शहर 125 सेक्टर में फैली हुई एक बस्ती मोहनजोदड़ो, डिट्टू जैसा हड़प्पा उतना मोहनजोदड़ो। अचरज की बात यह कि दोनों एक दूसरे से 375 किलोमीटर की दूरी पर स्थित थे। अचंभा इस बात का है कि इतनी दूरी पर स्थित दो शहर एक जैसे कैसे हो सकते हैं। वही बनावट, वही सड़कें, वही ग्रिड सिस्टम, वही नालियां, पक्की ईंटों की नालियां, पक्की ईंटों के मकान, और हड़प्पा से सवाया उससे कम नहीं। अंग्रेजों का इतिहासकार है, पिगट पिगट कहता है जैसे किसी साम्राज्य की दो जुड़वा राजधानियां हो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। जॉन मार्शल का जीव सोरा हो गया इन सब चीजों को देखकर। जॉन मार्शल घोषणा करते हैं, इस दुनिया में सबसे पहले कहीं पर नगर बने थे तो वह क्षेत्र भारत था। इस दुनिया में सबसे पहले कहीं पर पक्की ईंटों के मकान बनने लगे थे तो वह क्षेत्र भारत था। इस दुनिया में सबसे पहले किसी ने नालियां बनाई थी तो वह क्षेत्र भारत था। और उन्होंने कहा कि भारत में सबसे पहले नगरीय सभ्यता, अर्बन सिविलाइजेशन का विकास हुआ था। कोटि कोटि प्रणाम उस जॉन मार्शल को। हम कहते हैं कि उसने भारत को जहां पाया था उसे 3000 साल पीछे ले जाकर छोड़ दिया था। एस एन राव अपनी बुक के अंदर लिखते हैं कि जॉन मार्शल ने भारत को जहां प्राप्त किया था उसे 3000 साल पीछे ले जाकर छोड़ दिया था। एग्जैक्टली भारत का इतिहास जहां पहले कहां ऋग्वेद के 1500 BC के आसपास से ही प्रारंभ माना जा रहा था, उस इतिहास को अब 4500 BC के आसपास से शुरू करना पड़ रहा था। और कालांतर की और खोजों ने तो बताया कि 7000 BC में मेहरगढ़ के अंदर खेती होनी शुरू हो गई थी। पाकिस्तान का एक जगह है मेहरगढ़, और अब जॉन मार्शल ने कहा कि खोद दो, ये वाला इलाका पूरा पाकिस्तान वाला का तो पूरा खोद दिया जाए। और हर साल आज चहुंदड़ो मिला, आज कोटदीजी मिला, आज सोरतुगही मिला, आज मुंडीकाक मिला, अल्लादीनो मिला, क्षेत्र पर क्षेत्र, क्षेत्र पर क्षेत्र। 47 आ गया, देश आजाद हो गया। जब देश आजाद हुआ तो वो तमाम आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो पिछले 25-26 साल की मेहनत से प्राप्त की गई थी, सारी की सारी पाकिस्तान चली गई।
और अब पाकिस्तान ने अपने वालों को आगे एनसीईआरटी चेंज कर लो रे तुम्हारी। दुनिया में पहली नगरीय सभ्यता पाकिस्तान में थी, दुनिया में सबसे पहले पक्की ईंटों के मकान पाकिस्तान में थे, दुनिया में सबसे पहले नालियां ड्रेनेज सिस्टम पाकिस्तान में था। क्या भारत भारत लिखते रहते हो? अपने का है, पहले तो अपने एक ही थे ना, कुछ ही नहीं था। थप्पड़ पड़ेंगे अब तुम्हारे, चेंज करो तुम्हारी। तब किसी अपने वाले का दिमाग काम किया कि जब यार पाकिस्तान वाले पंजाब में ये चीजें हो सकती है, तो ये थोड़ी है कि बाउंड्री बनाई होगी कि उधर उधर वाले पंजाब में लोग रहेंगे, अपने वाले पंजाब में भी तो कुछ हो सकता है। ठीक है, अंग्रेजों ने खुदाई उस साइड के अंदर ही की, अपने खुदाई इस साइड में कर लो। और जब इस साइड में खुदाई करने शुरू हुए तो बहुत जल्दी पंजाब में एक जगह मिल गई, रोपड़। वैसा स्थल जैसे पुराने था, तो यार मिल रहे हैं इधर। थोड़े और नीचे उतरने शुरू हुए, हरियाणा में एक बेहतरीन जगह मिली, बनावली। क्या ये तो वैसा ही हड़प्पा मोहनजोदड़ो जैसा। कहा और नीचे उतरो, देखे थोड़ा और नीचे उतरे, जैसा हड़प्पा जैसा मोहनजोदड़ो वैसा एक हनुमानगढ़ में जगह मिली, कालीबंगा। थोड़ा और नीचे उतरे तब पता चला कि सभ्यता तो गुजरात में पड़ी है। 350 साइट्स मिली है अब तक, जिनमें 200 से ज्यादा गुजरात के अंदर है। धोलावीरा और लोथल जैसी साइट मिली, कच्छ के रण के अंदर बसा हुआ धोलावीरा। स्टेडियम बना रखा उन लोगों ने, नोटिस बोर्ड लगा रखा, तालाब से सिंचाई करना सीख गए थे वो लोग। क्या टेक्नोलॉजी का विकास किया होगा यार उन लोगों ने। लोथल एक बंदरगाह, डॉकयार्ड बना रखा उन्होंने, गोदीबाड़ा बना रखा। इतने में हरियाणा में एक जगह मिली, राखी गढ़ी। वो पता चला साहब आज दिन तक आपको जो मिले उनमें सबसे बड़ा तो ये है। हमारे राजस्थान के हिस्से में जो सेंटर आया वो सेंटर कालीबंगा है। शुरुआत में जॉन मार्शल ने कहा कि इसके सेंटर सिंधु नदी के आसपास में मिले हैं, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाए, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाए। फिर किसी ने कहा नहीं भाई साहब, कालीबंगा तो घग्गर के किनारे है, लोथल भोगवा के किनारे है, कोई महाराष्ट्र का देमाबाद परवरा नदी के किनारे है, कोई यूपी का आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है, कोई जम्मू कश्मीर का मांडा चिनाब के किनारे है। अब तो फिर कहा गया यार पहली साइट जो इसकी मिली थी वो हड़प्पा थी, इसलिए सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता कर दिया जाए। तो उस सभ्यता को दोनों नामों से जानते हैं, हम उसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, हम उसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो हम सबको गर्व महसूस करवाने वाली महान सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पियन सिविलाइजेशन, जिसका राजस्थान में एक सेंटर था, वो सेंटर कालीबंगा हुआ करता था। ये वो कालीबंगा का टीले का ही फोटो है, जहां से हमें वो नगर वगैरह प्राप्त हुआ था, ये वो टीला है। तो मैंने फोटो लगा दिया आपके लिए, थोड़ा आप देख लो इसको। और कुछ पहले मैं थोड़ा सा आपको बताऊं इसके बारे में, फिर और चीजें बताता हूं। कालीबंगा की बात करते हैं। हनुमानगढ़ जिले में तब गंगानगर लगता था, जब खोजा था तब, तो अब अपना हनुमानगढ़, घग्गर नदी के किनारे। घग्गर नदी आया करती थी, घग्गर नदी के किनारे अपना कालीबंगा बसा हुआ था। हम कहते हैं इस शब्द का मीनिंग है बंगा। बंगा मतलब पंजाबी भाषा का शब्द जिसका मतलब होता है चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां, इसलिए अपने आप में कालीबंगा बन गया। बंगा का मतलब चूड़ियां। पंजाबी गाने सुनोगे तो बंगा शब्द खूब सारा आता है, जिथों मर्जी बंगा चढ़वाली मित्रा दा ना चलदा। भाई कह रहा है कि जहां तेरे जी में वहां से अपने चूड़ियां पहन के आ जाना, नाम चलता है, पैसे देने की आवश्यकता नहीं है तेरे को। और मुझे लगता है बंगा केवल पंजाबी में क्यों, इंग्लिश के अंदर बेंगल सी कहा जाता है इसको। मुझे लगता है गुजराती और राजस्थानी में भी तो बंगड़ी बोलते हैं। मन चार चार बंगड़ी वाली गाड़ी ले दो, गुजराती का गीत है ओडी के बारे में। सब भाषाओं में ऐसा ही शब्द हुआ करता था। तो ये भी कोई रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं कि बंगा का मतलब चूड़ियां होता है। तमाम जगह बंगा का मतलब चूड़ियां होता है, सब भाषाओं के अंदर यही बोला करते थे। तो काली बंगा का मतलब काली चूड़ियां। इसके बारे में सबसे पहले कोई अपने को जानकारी दे के गया था, तो वो बेचारा भला इटालियन था, एल पिटेसिटोरी। वो अपने को सबसे पहले कह के गया था यार यहाँ अरे तुम्हारे कुछ, मैं जब इधर जाता हूं तो मुझे लगता है यार है मामला गड़बड़ है इधर। इधर यार पुराने टाइम में लोग रहते हो,
पर तब किसी ने ध्यान दिया नहीं, अंग्रेजों का ध्यान नहीं गया तो अपने तो राजा महाराजाओं का शासन था, ध्यान देता ही कौन। तो वास्तव में इसकी खोज कि यहां पर कुछ है ये बताने वाले कोई बंदे थे, तो 1952 के अंदर उस बंदे का नाम था अमलानंद घोष। तो कोई पूछे कि कालीबंगा की डिस्कवरी करने वाला बंदा कौन था, तो अमलानंद घोष थे। कब की थी? तो 1952 के अंदर की थी, खोज की थी। पर यहां पे एक्सकेवेशन करवाना बहुत बाद में शुरू किया था, 1961 के आसपास में इसका एक्सकेवेशन करवाना शुरू किया। दो बंदे थे, एक थे ब्रजबासी लाल, एक बंदे थे बालकृष्ण थापर। अपने एक हिस्टोरियन जो दशरथ शर्मा है वो कहते हैं कि इस हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा था। थर्ड कैपिटल ऑफ द हड़प्पियन सिविलाइजेशन। पहली दो कौन? तो एक हड़प्पा और एक मोहनजोदड़ो, जिनको पिगट ट्विंस कैपिटल बताता है, जुड़वा राजधानियां बताता है। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़िया। एलपी तेसितोरी सबसे पहले इधर संकेत करके गया था। इसकी खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की थी, हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे। 1961 से 69 के बीच ब्रजबासी लाल और बालकृष्ण थापर के संयुक्त निर्देशन में इसका उत्खनन करवाया गया था। लगभग एक दशक का उत्खनन एक्सकेवेशन चला है इसका। दशरथ शर्मा जो कि अपने हिस्टोरियन है वो कहते हैं हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी। ये कुछ वैसा ही था जैसा कि आपके हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे, वैसा वैसा कौन सा बसा हुआ था? आपके कालीबंगा बसा हुआ था। दो प्रकार की चीजें मिली है हमें यहां से, हड़प्पा से पहले की चीजें भी मिली है, प्री हड़प्पियन। साहब पुरानी तो इतनी है कि जब हड़प्पा वाले भी नहीं आए थे तब भी यहां पर लोग रहा करते थे, और एक हड़प्पा के समकालीन हड़प्पा कालीन। ध्यान रहे कि कालीबंगा से हमें दो संस्कृतियां प्राप्त होती है, दो सिविलाइजेशन प्राप्त होती है। एक प्री हड़प्पियन जो हड़प्पा वालों से भी पहले की है, एक हड़प्पा के कंटेम्पररी कि जब हड़प्पा में लोग रह रहे थे तब अपने यहां पर भी लोग रह रहे थे। 5 लेयर का एक्सकेवेशन करवाया गया है, 5 स्तर प्राप्त होते हैं। आप ऊपर 1 स्तर, 2 स्तर, 3 स्तर, 4 स्तर, से 5 स्तर प्राप्त हुए। कहते हैं पहला और दूसरा जो है वो तो प्री हड़प्पियन के हैं, तीसरा, चौथा और पांचवें जो है वो हड़प्पियन के। शुरुआत में इन लोगों ने यहां पे कोई गांव वगैरह बसाया, फिर ये कहां चले गए हमें नहीं पता। 2500 BC के आसपास में ये लोग यहां से कहीं माइग्रेट कर गए थे। उसके बाद नए लोग आते हैं, वो लोग यहां पर आके नया शहर बसाते हैं। इस बार वो शहर बसाने वाले लोग हड़प्पा वाले लोग। ये वाले जो लोग थे, जो प्राक हड़प्पा वाले लोग थे, एक बस्ती थी जिस बस्ती को चारों तरफ से घिरा हुआ था, परकोटा बनाया हुआ था, बस्ती के चारों तरफ रैम्पार्ट बनाया हुआ था बस्ती। इधर एक बड़ी जोरदार सी चीज प्राप्त होती है इस प्री हड़प्पियन में। इसके दक्षिणी पूर्वी भाग में हमें खेत मिला है, जुता हुआ खेत, प्लग्ड फील्ड, जैसे हल चलाया हुआ हो खेत में। एक फील्ड के एविडेंस मिले हैं जिसके अंदर हल चलाया हुआ, खेत की जुताई की हुई है, तो जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त होते। जो हल की लाइनें चली हुई उनसे यह भी पता चलता है कि वो एक साथ 2 फसलें उगाते थे। एक साथ 2 फसलें प्राप्त कर लिया करते थे। जो फसलों के साक्ष्य वहां से प्राप्त होते हैं उससे पता चलता है कि वो लोग गेहूं और जौ प्राप्त किया करते थे। तो प्राक हड़प्पा वाली संस्कृति से दक्षिणी पूर्वी भाग से एक हमें जुते हुए खेत का, प्लग्ड फील्ड का एविडेंस प्राप्त होता है, जिसमें हल चला हुआ उस खेत के अंदर वो एक साथ 2 फसलें प्राप्त किया करते थे। और ऐसा माना जाता है कि वो जो 2 फसलें थी वो गेहूं और जौ थी। उसके बाद में हड़प्पा कालीन वाले लोग आए। इन वाला सिस्टम थोड़ा अलग, इनकी तो एक ही बस्ती थी, बस्ती के चारों तरफ परकोटा था। इनकी जो भी बस्ती हुआ करती थी वो 2 भागों में विभाजित थी।
दो भागों में विभाजित हुआ करती थी, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। ये पूरी हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है कि ज्यादातर बस्तियां दो भागों में विभाजित है, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग में। पश्चिमी भाग ऊंचा होता था, पूर्वी भाग है वो थोड़ा निचला नगर बोलते थे, डाउनटाउन नहीं कहते थे इसको, तो निचला नगरी कहा करते थे। इसको बोलते थे दुर्ग, सिडेटल। प्रशासनिक गतिविधियां सारी इसमें होती, ज्यादा महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स वगैरह वो इसमें मिलेगी आपको। प्रशासनिक गतिविधि, यहां पे आपको जनसाधारण के लोग मिलेंगे। पश्चिमी भाग अपेक्षाकृत ऊंचा है, प्रशासनिक सामग्रियां सारी वहां पर प्राप्त होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग सारी वहां से प्राप्त होगी, सिडेटल या दुर्ग कहा करते थे इसको। पूर्वी भाग उसकी तुलना में थोड़ा डाउनटाउन है, निचला नगर है, और वहां पे जनसाधारण के लोग रहा करते थे। दोनों के अलग अलग परकोटा है, इसका परकोटा अलग, इसका परकोटा अलग। और इस वाले परकोटे में तो बड़ी जोरदार बात है, ये जो चारों तरफ चार दीवारी बनी हुई है और चार दीवारी में घुसते ही गेट है, और गेट के इधर साइड के अंदर एक कमरा बना हुआ है। गेट कीपर रखता होगा, गेट कीपर रखते होंगे कि जो भी इस डाउनटाउन में आएगा तो एंट्री हो भाई साहब, कौन आया है कौन नहीं आया है, इन सब की बातें पता रहे हमें। ये तो मोटा मोटा सा उनका विश्लेषण कि हड़प्पा सभ्यता में कालीबंगा में हमें दो संस्कृतियां दिखाई देती है, प्राक हड़प्पा और हड़प्पा कालीन। 5 लेयर तक इसका उत्खनन किया गया, 5 स्तरों तक उत्खनन किया गया, जिनमें शुरुआती 2 स्तर है वो प्राक हड़प्पा के और बाकी 3 स्तर है वो हड़प्पा कालीन है। प्राक हड़प्पा वाले लोग थे, उन्होंने एक बस्ती थी जो एक ही परकोटे से घिरी हुई थी, उसके दक्षिणी पूर्वी भाग में हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जहां पर वो एक साथ 2 फसलें उगाया करते थे, और वो फसलें गेहूं और जो है लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे। हड़प्पा कालीन जो टीला मिला हमें वो 2 भागों में विभाजित है। पश्चिमी भाग अपेक्षाकृत ऊंचा है, जिसे सिडेटल या दुर्ग कहा गया है, जहां पर आपने एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स मिलती है। पूर्वी भाग जो है वो डाउनटाउन था, जनसाधारण के लोग रहते थे, दोनों अलग अलग परकोटे से घिरे हुए थे। पूर्वी भाग के परकोटे के अंदर घुसते ही साइड के अंदर एक गेट बना हुआ था, मकान बना हुआ था गेट के पास में, जो शायद द्वारपाल के रहने के लिए, द्वार रक्षक के लिए काम आता होगा। और क्या क्या चीजें मिलती है। हम कहते हैं कि जो कालीबंगा है वो एक गरीब बस्ती थी, कि बाकी हड़प्पा मोहनजोदड़ो वाले थोड़े अमीर थे, यहाँ वाले लोग थोड़े गरीब थे। तुम्हें कैसे पता चला गरीब लोग थे? तो उनका जब यहाँ पे जो मकान है वो कच्ची ईंटों के बने हुए, कच्ची ईंटों के मकान। कच्ची ईंटें यदि कभी गांव में देखी हो तो आपने तालाब के पास की जो मिट्टी होती है उससे वो कच्ची ईंटें बना ली जाती है, धूप में सुखा के उनको मकान निर्माण में काम में ले लिया गया आपके द्वारा। तो कच्ची ईंटों के मकान यहां से प्राप्त होते हैं। अब किसी ने कच्ची ईंटें बनाई, अब मिस्त्री थोड़ा अलबेला रहा होगा, और मिस्त्री ने ईंट बनाते समय इसके ऊपर कोई फूल पत्तियां बना दी, त्रिभुज बना दिया, कोई फूल पत्ती बना दी। पुरातत्वविद कहते हैं यहां से हमें डेकोरेटेड ब्रिक्स प्राप्त होती है, अलंकृत ईंटें। मुझे लगता है टाबरों ने को लीक लकोलिए भी कर दिए होंगे, इनको लगा होगा कि अच्छा डेकोरेटेड ब्रिक्स है, अलंकृत ईंटें प्राप्त होती है। तो कालीबंगा से हमें कच्चे ईंटों के मकान प्राप्त होते हैं, अलंकृत ईंटें प्राप्त होती है। सिंधुघाटी सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता की सबसे मुख्य जो विशेषता है वो 2 चीजें, एक तो सड़क और एक नालियां। सड़कें जो भी है वो एकदम समकोण पे आके काटेगी, आपको 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। शहर की मुख्य सड़क है, फिर मुख्य सड़क से मोहल्ले में जाने के लिए सड़क है, मोहल्ले में बाद में प्रत्येक घरों के पास में जाने के लिए सड़क है। मुख्य सड़क है वो लगभग आपके 7.2 मीटर चौड़ी, मोहल्ले में जाने वाली सड़क है उसकी आधी 3.6 मीटर चौड़ी, प्रत्येक मकानों वाली एक एक लेन के अंदर घुसने के लिए गली के अंदर जो है वो आपके 1.8 मीटर, उसका और ध्यान रखा गया। ग्रिड सिस्टम है, शतरंज प्रणाली,
पर आपका पूरा का पूरा जो मकान है वो बसा हुआ है 7.2 मीटर के। जो ये मुख्य सड़क है, इन मुख्य सड़क के पास में चबूतरे बने हुए ऊंचे ऊंचे। इसका मतलब सड़क के आसपास में दुकानें थी कि सड़क के आसपास में दुकानें रखते होंगे वो लोग। पक्की नालियां हैं, मकान कच्ची ईंटों के पर नालियां पक्की ईंटों की बनी हुई है। स्वच्छ भारत अभियान कब चल रहा था इनके देश में, इनकी सभ्यता में? पक्की ईंटों की नालियां, नालियां ढकी हुई है, कवर्ड है। सड़क के किनारे किनारे सब जगह नाली है, पर प्रत्येक मकान से जो गली वाली नाली के अंदर आने के लिए, पानी निकालने के लिए जो है वो लकड़ी की है। मकानों के अंदर जो नालियां बनी हुई है वो लकड़ी की नाली है। और सिंधुगढ़ सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण चीज ही नालियां है, ड्रेनेज सिस्टम। दुनिया वालों को हाथ धोने नहीं आते थे, तब यहाँ के लोगों ने जल निकास व्यवस्था उत्पन्न कर ली थी। वाटर ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है? मुझे लगता है आज भी अपने शहरों का वाटर ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है। सिंधुगढ़ सभ्यता वाले लोगों को देख के गर्व होता है कि यार कितने इंटेलिजेंट पूर्वज थे हमारे, कितना स्वच्छता का ध्यान रखा होगा। प्रत्येक घर से अलग नाली, फिर वो नाली जाके गली वाले नाले के अंदर मिलेगी, फिर गली वाला जो है बाहर सड़क वाले से जाके मिलेगा, फिर वो गांव के बाहर जाएगा। सारा का सारा गंदा पानी आप गांव के बाहर निकाल दिया करते। जो दुर्ग वाला क्षेत्र है उसके अंदर 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। मैंने बताया महत्वपूर्ण जो भी सामाजिक, धार्मिक, प्रशासनिक जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं वो उस दुर्ग वाले क्षेत्र के अंदर मिलेगी। तो उस दुर्ग वाले क्षेत्र के अंदर हमें 7 अग्निकुंड और प्राप्त होते हैं। फिर कुछ चीजें और है कालीबंगा से। क्या और क्या चीजें मिली हमें? तो सील मिलती है, सिलेंड्रिकल सील, बेलनाकार मुहरें, कोई सामान पैक करते, पैक करके उसके ऊपर सील लगाया करते थे। मिट्टी की बनी, सेल खड़ी की बनी हुई सीलें होती, उनको चिपका दिया करते। उस पर लिखा होता था किस कंपनी का माल है, कंपनी के नाम लिखे होते। विडंबना है कि हम उन लोगों की लिपि पढ़ नहीं पाए, उन लोगों की भाषा पढ़ नहीं पाए, वरना हमें और पता चलता कि वो क्या क्या लिख के गए हैं उनके ऊपर, कौन सी कंपनी थी। सब कंपनियों के चिन्ह होते अलग अलग, तब इसका लेवल ये है, इसका सिंबल ये है, ताकि अगला आदमी यदि पढ़ा लिखा है तो नाम पढ़ ले, पढ़ा लिखा नहीं है तो चिन्ह देख के समझ ले कि कौन सी कंपनी का है। यदि सील बीच में से टूटी हुई है, इसका मतलब सामान किसी ने निकाल दिया, कुछ मिला दिया होगा। गुणवत्ता के बारे में बताया करती थी, क्वालिटी के बारे में बताया करती थी, कंपनी के स्वामित्व के बारे में बताया करती थी। क्या क्या खोज कर ली थी। खिलौने बने हैं, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी खिलौने पास से मिले यहां से। वो जो गोटियां नहीं होती चौपड़ पासे जिनसे खेलते हैं, तो पास से प्राप्त होते हैं। इसका मतलब